सो ऑलराइट, कल हम लोगों ने इन सेशन 2 वी हैव सीन कि हमारा जो डेटा टाइप्स हैं वो कितने टाइप्स के हैं जावा स्क्रिप्ट में, राइट? एंड वी यस हैव मैम। टू वर्क अ लिटिल मोर ऑन दैट, बट बिफोर दैट आपके पास एक कमेंट्स नाम की चीज होती है जावा स्क्रिप्ट में एंड हर एक लैंग्वेज में। तो जावा स्क्रिप्ट में किसी भी लैंग्वेज में जो कमेंट्स होता है उसका मतलब क्या होता है कि जो कंपाइलर है ना? सो कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर इज बेसिकली अ सॉफ्टवेयर जिसको आप अपना कोड जो इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश टाइप लैंग्वेज में आप लिख रहे हो। फॉर एग्जांपल, आप जो जावा स्क्रिप्ट में लिख रहे हो console.log, तो ये इंग्लिश है, राइट? मैम। राइट। सो ये जो इंग्लिश लाइक कोड है, ये ऑब्वियसली कौन नहीं समझ सकता है? हमारा जो हार्डवेयर है, सपोज मेरा जो प्रोसेसर है, उसको ये सब कुछ समझ में नहीं आएगा कि आपने लिखा हुआ है console.log, राइट? उसको ये नहीं आएगा समझ में। तो हमारा कंपाइलर क्या करता है दैट इट कन्वर्ट्स द कोड इनटू सम, इसके भी बहुत सारे इंटरनल स्टेप्स होते हैं। तो आफ्टरवर्ड्स, आफ्टर एवरी स्टेप इज डन, तो उसके बाद ये हमारा मशीन लेवल लैंग्वेज में कोड आ जाता है। मतलब ऐसा कोड जनरेट हो जाता है कंपाइलर के थ्रू दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय द प्रोसेसर एंड बाय द मशीन। क्लियर है ये पॉइंट? यस मैम। यस मैम। तो जो कंपाइलर होता है वो जितने भी आपके कमेंटेड लाइंस होते हैं उनको इग्नोर करके चलता है, चाहे भले ही आपने कमेंट्स के अंदर पूरा कोड ही क्यों ना लिखा हुआ हो। बट कंपाइलर बोलता है दैट आई विल नॉट व्हाट, आई विल नॉट कंपाइल दिस पार्ट ऑफ एक्सिक्यूटेड। द, है ना? इस पार्ट ऑफ कोड को आई विल नॉट कंपाइल। क्लियर है ये पॉइंट? यस मैम। राइट। तो इसका हम एक एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा। तो फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर अपनी फाइल खोलती हूँ, लेट अस मेक अ न्यू फाइल एंड, राइट। सो यहाँ पर हम लोग एक नई स्क्रिप्ट बना लेते हैं, दैट इज, दिस इज आवर स्क्रिप्ट। थर्ड डे आज, तो हमारी स्क्रिप्ट 3.js। एंड इस बार हम अपनी HTML फाइल के साथ किसको लिंक कर देंगे? बिकॉज वी वांट कि स्क्रिप्ट 3 चले इस बार, तो स्क्रिप्ट 3 को यहाँ पर लिंक कर देते हैं, सही है? एंड यस यहाँ मैम। पर मैं लिख देती हूँ कि console.log, है ना, कि कंसोल पर क्या लॉग कर दो। तो console.log आई एम अ नॉर्मल मैसेज। इस तरीके से मैंने कुछ कंसोल पर लॉग करवा दिया है। नाउ मैं index.html को ओपन करवाती हूँ लाइव सर्वर के साथ। तो क्या होगा, जो मेरा ब्राउजर है वो इसको ओपन कर देगा ऑब्वियसली, है ना? सो लेट अस यूज द कमांड दैट इज कंट्रोल शिफ्ट एंड जे, एंड यू नो दैट कंट्रोल शिफ्ट जे के साथ क्या होता है, दैट योर कंसोल इज ओपन अप, कंसोल है ना? गेट्स। या सो जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश किया तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, आई एम अ नॉर्मल मैसेज। मतलब वो जो स्क्रिप्ट थी वो चल गई, क्योंकि स्क्रिप्ट के अंदर आई हैव रिटन दिस, राइट? नाउ यहाँ यस पे मैम। क्लियर है ना? सो नाउ व्हाट आई वांट इज कि आई वांट टू बेसिकली कमेंट दिस लाइन, क्योंकि मैं ये चेक करना चाहती हूँ। तो कमेंट कैसे लगाते हैं? यूजिंग दीज टू स्लैशेस, है ना? इन दो स्लैशेस की हेल्प से कमेंट लगाते हैं। तो कमेंट हमने क्या बोला था, दैट कंपाइलर डोंट अंडरस्टैंड देम और कंप्लीटली इग्नोर्स इट। ऑल राइट, तो इसे सेव करते हैं। लेट अस नाउ चेक कि ये चीज कंपाइल हो रही है या नहीं। तो नाउ नथिंग इज डिस्प्लेड ओवर हियर। इसका मतलब क्या है कि अब कंपाइलर उसे कंपाइल नहीं कर रहे, टोटली इग्नोर्ड, है ना? इसी तरीके से जो कमेंट्स हैं, दे आर ऑल्सो यूज्ड फॉर डॉक्यूमेंटेशन पर्पस। डॉक्यूमेंटेशन का मतलब होता है दैट यू आर राइटिंग अ लॉट ऑफ कोड इन स्क्रिप्ट, इन जावा स्क्रिप्ट। तो कल को व्हेन यू लीव द प्रोजेक्ट, है ना, आप मे बी यू विल मूव टू सम अदर कंपनी, सो obviously you have to hand over this code to some other developer, right? यस मैम। Right. तो जब आप किसी और डेवलपर को इस पर्टिकुलर कोड को, जो आप प्रोजेक्ट जिस पे भी आप काम कर रहे हो, जब आप उसे देना चाहोगे, तो ऑब्वियसली हैंड ओवर करते टाइम नॉलेज ट्रांसफर करना पड़ता है दैट दिस इज व्हाट आई हैव डन। तो अगर आपने कमेंट्स के थ्रू उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है ना, एंड अच्छे टाइप से कोड लिखा हुआ है, प्लस उसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो कमेंट्स के थ्रू आपने मेंशन कर रखी है इनसाइड योर कोड, तो ऑब्वियसली जो आपका नॉलेज ट्रांसफर है, या फिर कोई और डेवलपर है जो उस प्रोजेक्ट के ऊपर आ रहा है आपको रिप्लेस कर रहा है, उसके लिए ये सब, ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है वो काफी इजी हो जाएगा टू स्विच ऑन टू अ न्यू प्रोजेक्ट, राइट? तो दैट्स व्हाई आल्सो वी यूज कमेंट्स, ताकि हम लोग डॉक्यूमेंटेशन जो है उसका अच्छा बना सकें, राइट? तो सिमिलरली अगर सपोज मेरे को यहाँ पे लिखना है दैट दिस इज अ न्यू प्रोजेक्ट, सपोज, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे इंग्लिश में लिखा दैट दिस इज अ
So I'm basically writing about my project. So this is a new project, and suppose the name is a web project, है ना? Web project is the name. Web project is the name. तो मैंने यहाँ पे लिख दिया name equals to name, name equals to web project, है ना? एंड सपोज मेरे को कुछ डिस्क्रिप्शन भी देनी है, स्टार्टेड ऑन सपोज 28 मार्च, ऐसा मैंने कुछ लिख दिया। अब ऑब्वियसली क्योंकि ये जावा स्क्रिप्ट नहीं है तो ये मुझे एरर दिखाने लग गया है। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि आप ये क्या लिख रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा, इसलिए इसने रेड रेड लाइंस दे दिया, बट ये मैंने कंपाइलर के लिए तो लिखा ही नहीं है। दिस इज जस्ट फॉर डॉक्यूमेंटेशन पर्पज, सो दैट my developer whoever is coming can understand that what am I writing in the code, right? तो what will I do, Yes, मैं ma'am. क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल लाइंस है तो मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं हर एक लाइन को जाके कमेंट कर दूं, अदरवाइज मैं इस तरीके से स्लैश एस्ट्रिक्स एंड देन एस्ट्रिक्स स्टार, इस तरीके से मैं अपने कमेंट को स्टार्ट कर सकती हूँ, और यहाँ पर आके मैंने अपने कमेंट्स को एंड कर दिया। तो दिस इज बेसिकली अ मल्टी लाइन कमेंट। ठीक है, तो जब आपको सिंगल लाइन कमेंट देना हो तो ये तरीका है, एंड अगर आपको मल्टी लाइन कमेंट्स देने हैं तो दिस इज द वे। क्लियर है ये पॉइंट? Yes, ma'am. राइट। सो दिस विल ऑल्सो नॉट बी कंपाइल्ड बाय द कंपाइलर, है ना? तो कंपाइलर इसको भी कंपाइल नहीं करेगा, टोटली इग्नोर करेगा। ऑल राइट। सो नेक्स्ट थिंग इज, तो फिर से हम लोग अपने पीपीटी पर आ जाते हैं। ऑलराइट, तो कमेंट्स हमें समझ में आ गए हैं। नाउ वायरलेट एंड कॉन्स्ट ग्लोबल डिक्लेरेशन। तो अब हम लोग कल वेरिएबल्स डिक्लेयर तो कर रहे थे, राइट? और हम लोगों ने एक जगह पे जाके लेट भी लिखा था, दैट लेट ए इक्वल्स टू समथिंग 80 90 वॉट एवर, राइट? बट वी डोंट नो एग्जैक्टली दैट व्हाट दीज थिंग्स मीन्स, है ना? तो इसको समझते हैं हम लोग। तो जब भी हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, व्हेनेवर वी डिक्लेयर अ वेरिएबल, तो हमारे पास ये तीन तरीके होते हैं टू डिक्लेयर अ वेरिएबल। कौन कौन से? आप यूज कर सकते हो var को, आप यूज कर सकते हो let को, और आप यूज कर सकते हो const को। ठीक है, तो जब मैं var से वेरिएबल डिक्लेयर करती हूँ ना, तो var का जो स्कोप होता है वो कैसा स्कोप होता है? यहाँ पर एक नई चीज आ रही है जो हमें जिसके बारे में नहीं पता, दैट इज स्कोप, राइट? तो var का जो स्कोप होता है ये फंक्शनल लेवल स्कोप होता है। ठीक है, मतलब ये किसी भी फंक्शन के अंदर, तो जावा स्क्रिप्ट के अंदर एक फंक्शन नाम की चीज होती है, तो ये किसी भी फंक्शन के अंदर वी कैन, फंक्शन लेवल स्कोप का क्या है कि पूरे के पूरे फंक्शन के अंदर var को कहीं पर भी एक्सेस किया जा सकता है, लेकिन जैसे यू विल कम आउट ऑफ द फंक्शन यू वोंट बी एबल टू एक्सेस दैट पर्टिकुलर वेरिएबल। तो जब हम फंक्शंस पढ़ेंगे मैं उस टाइम पे इसको एक बार प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगी। नेक्स्ट थिंग इज लेट एंड कॉन्स्ट। तो जो लेट और कॉन्स्ट होते हैं इनका जो स्कोप होता है वो कैसा होता है? इनका स्कोप होता है ब्लॉक लेवल स्कोप। अब ब्लॉक होता क्या है? तो ब्लॉक इज बेसिकली दीज टू ब्रेसेस आर कॉल्ड एज ब्लॉक, है ना? ये जो दो ब्रेसेस होते हैं ना इनको हम ब्लॉक कहते हैं। ठीक है, तो कोई भी ब्लॉक कैसे डिफाइन होता है? यूजिंग दीज टू ब्रेसेस, करली ब्रेसेस। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि ब्लॉक लेवल स्कोप है। ब्लॉक लेवल स्कोप का मतलब होता है कि आउटसाइड दिस ब्लॉक, if you suppose inside this block, if you suppose define any variable using let keyword, ठीक है? तो मैंने एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया num नाम का यूजिंग let कीवर्ड, और इसके अंदर मैंने स्टोर करवा दिया 80। डन है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है? Yes, ma'am. अब मैंने क्या बोला No, ma'am. कि, तो ये हम लोगों ने क्या बोला था कि इससे हम ब्लॉक डिफाइन करते हैं, जो दो करली ब्रेसेस हैं इनसे हम ब्लॉक्स डिफाइन करते हैं। ऑल राइट। तो मैंने अब बोला कि ठीक है, इस नम को मैं बाहर एक्सेस करने की कोशिश करती हूँ इस ब्लॉक से। तो लेट अस ट्राई टू डू दैट। तो मैंने यहाँ पे लिखा console.log, और मैं चाहती हूँ कि नम को हम लॉग करवा दें कहाँ पर? अपने ब्राउजर के अंदर। ऑल राइट। बाकी सब कुछ कमेंट है, कमेंट आपको पता है कि वो तो होता ही नहीं है कंपाइल। तो ओनली दिस मच, ये दीज टू स्टेटमेंट्स आर गोइंग टू बी कंपाइल्ड बाय द कंपाइलर। तो चलते हैं और इसको चेक करते हैं दैट व्हाट इज द आउटपुट, है ना? तो यहाँ पर क्या आ रहा है? बोल रहा है अनकॉट रेफरेंस एरर। व्हाट इज द एरर? अनकॉट रेफरेंस एरर। इसका मतलब है क्या? What reference error? इसका क्या मतलब होता है अनकॉट रेफरेंस एरर का? तो बेसिकली ये हमें ये बताना चाह रहा है कि आप जो भी वेरिएबल का नाम ले रहे हो, जिसका नाम आप नम बता रहे हो, वो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि वो कहाँ पर है। ठीक है, मतलब मुझे उसका रेफरेंस, मुझे उसका एड्रेस नहीं मिल रहा है, जो भी वेरिएबल आप एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो। क्लियर है? Yes, ma'am. राइट, एक सेकेंड। सो राइट,
बोल रहे कि मुझे वो वेरिएबल ना नहीं दिख रहा है इस पर्टिकुलर लाइन नंबर 9 में। देखो बता भी रहा है कौन सी लाइन मुझे समझ में नहीं आ रही है। तो बोल रहा है स्क्रिप्ट 3.js नाम की जो फाइल है उसमें लाइन नंबर 9 आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, उसके अंदर कुछ एरर आ रहा है। व्हाट इज द एरर? अनकॉट रेफरेंस एरर, अनकोड। इज नॉट डिफाइंड। है ना, नम इज नॉट डिफाइंड। ठीक है। तो इसका मतलब है कि नम, क्योंकि क्योंकि अभी अभी हमने बोला था कि जो लेट और कॉन्स्ट से वेरिएबल डिफाइन होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, ब्लॉक स्कोप की। तो ये सिर्फ और सिर्फ इस ब्लॉक के अंदर ही एक्सेस कर पाओगे आप। तो नाउ इफ आई ट्राई टू एक्सेस दिस नम इनसाइड दिस ब्लॉक, है ना, मैं आउटसाइड से हटा के इसे कहाँ पर एक्सेस करने की कोशिश करती हूँ? आई विल ट्राई टू एक्सेस इट इनसाइड, है ना, इनसाइड द ब्लॉक। सो अब अगर मैं इसे सेव करती हूँ तो यू विल सी दैट 80 इज बीइंग प्रिंटेड। इसका मतलब है लेट से जो मैंने डिफाइन किया वो विद इन द ब्लॉक इज एक्सेसिबल। सो इट इज क्लियर, राइट? राइट। यस मैम। अब मैं ये सेम काम ना वैर के थ्रू करके देखती हूँ। तो वैर में तो हमने ब्लॉक लेवल स्कोप बताया ही नहीं था। वी हैव सेड कि वैर का स्कोप क्या होता है, फंक्शनल लेवल। तो लेट अस फंक्शनल ट्राई टू स्कोप। डू दिस, है ना। तो अब मैं इसे ब्लॉक के बाहर एक्सेस करने की कोशिश करती हूँ। तो नाउ आई एम सेइंग कि इस वाली लाइन को कर दो कमेंट, और बाहर वाला नाम लेट अस ट्राई टू एक्सेस। देखो आराम से एक्सेस हो रहा है ना। इसका मतलब जो वैर का स्कोप है वो ज्यादा है लेट और कॉन्स्ट से। क्लियर है ये पॉइंट? यस मैम। है ना। सो कॉन्स्ट ऑल्सो फॉलोज द सेम रूल, दैट इज अगर आप किसी वेरिएबल को कॉन्स्ट से डिफाइन करते हो तो उसका भी स्कोप कितना रहता है, सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक लेवल का। तो अगर मैंने यहाँ पे 123 स्टोर करवाया है कॉन्स्ट नम के अंदर, एंड इफ आई ट्राई टू access it outside the block, the same error is coming, that is num is not defined. But if you will comment this out and you will try to access the variable within the block, then no problem at all, 123 is being printed. Then now the next question is that what is the difference between const and let, क्योंकि दोनों ही तो इस ब्लॉक लेवल स्कोप कैरी कर रहे हैं। तो const बोलता है कि यस सी मैम। whatever value you are storing inside this variable num, है ना, क्योंकि इस टाइप const टाइप का है। सो द वैल्यू कैन नॉट बी चेंज्ड लेटर ऑन, है ना। मतलब आपने अगर नम के अंदर 123 डाला है तो यू कैन नॉट चेंज द वैल्यू इन द नेक्स्ट लाइन। यू कैन नॉट से कि नम इक्वल्स टू 890 कर देते हैं, तो ये एरर देने लग जाएगा। बोल रहे हैं असाइनमेंट टू अ कांस्टेंट वेरिएबल, है ना। कौन सी लाइन में? लाइन नंबर 8 में। लाइन नंबर 7 में कोई प्रॉब्लम नहीं आई व्हेन यू वर असाइनिंग द वैल्यू टू नम, बट एज सुन एज यू डिड द सेम थिंग इन लाइन नंबर 8, देन प्रॉब्लम आ गई। नाउ इट इज सेइंग दैट असाइनमेंट टू द कांस्टेंट वेरिएबल एट लाइन नंबर 8, है ना। लाइन नंबर 8 में ये प्रॉब्लम आ रही है कि आप किसी कांस्टेंट वेरिएबल को कुछ असाइन करने की कोशिश कर रहे हो। तो इसका मतलब है कॉन्स्ट को किस टाइप की वैल्यूज हम दे सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ वन टाइम उसको वैल्यू दे सकते हैं। वेर एज अगर आप लेट के साथ ऐसा कुछ करने की कोशिश करते हो तो देर इज नो एरर एट ऑल। आप ऑब्वियसली आराम से वैल्यूज चेंज कर सकते हो। क्लियर है ये पॉइंट? एंड जो भी अपडेटेड यस वैल्यू मैम। 10th लाइन पे, है ना, दैट इज 10th लाइन पे आप इसे प्रिंट कराने की कोशिश कर रहे हो। तो नाउ द क्वेश्चन इज 123 प्रिंट होगा या 890? तो ऑब्वियसली जो आपका कोड है वो लाइन बाय लाइन चल रहा है। तो सबसे पहले नम के अंदर 123 असाइन हुआ, है ना। ये वैसा ही केस हो गया कि एक घर में फैमिली ए रहने आई, उसके बाद सपोज मार्च में फैमिली ए रहने आई, और अक्टूबर में फैमिली ए चली गई, फैमिली बी आ गई। नाउ अगर नवंबर में कोई मुझसे पूछता है कि इस घर में कौन रहता है, तो माय आंसर विल बी फैमिली बी, राइट। क्योंकि नवंबर में यस जिस मैम। टाइम पे आप पूछ रहे हो उस टाइम पे कौन रह रहा है, फैमिली बी रह रही है। द सेम थिंग इज हैपनिंग हियर। तो सबसे पहले लाइन नंबर 7 चली, नम के अंदर 123 चला गया, है ना। उसके बाद लाइन नंबर 8 चली, नम के अंदर 180 चला गया। तो अगर लाइन नंबर 10 पे, ये ऑब्वियसली इन दोनों लाइंस के बाद ही चलेगी लाइन, क्योंकि सीक्वेंशली चल रही हैं सारी लाइंस। तो जब लाइन नंबर 10 पे वी विल ट्राई टू फाइंड आउट कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नम, तो ऑब्वियसली इट विल बी व्हाट, 890। क्लियर है ये पॉइंट? 890। यस मैम। Right. So it is very simple, right? Now the next concept comes here कि this is about the basically about the block, है ना। इसी तरीके से क्योंकि एक फंक्शन वाली चीज भी है, तो मैं वो वाली चीज भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। इवन दो कि हम लोगों ने अभी फंक्शंस पढ़े ही नहीं है, तो फंक्शंस के टाइम में हम लोग फिर से देख लेंगे, बट थोड़ा सा एक आइडिया ले लेते हैं। ठीक है। तो फंक्शंस को कैसे यस डिफाइन करते हैं? फंक्शंस को डिफाइन करते हैं बहुत सारे तरीके, तो हम नॉर्मल तरीका यूज कर लेते हैं, दैट इज यूजिंग फंक्शन कीवर्ड। तो मैंने लिखा फंक्शन, देन नेम ऑफ द फंक्शन इज सपोज प्रिंट, एंड इसके अंदर मैंने क्या किया, दैट आई हैव डिफाइंड अ वेरिएबल यूजिंग var कीवर्ड। तो मैंने लिखा var num इक्वल्स टू 100। ठीक है।
अब नाउ व्हाट हम्म, विल आई डू, आई विल ट्राई टू एक्सेस दिस नम वेरिएबल आउटसाइड ऑफ द फंक्शन प्रिंट, है ना। तो मैं सबसे पहले तो मैंने प्रिंट को कॉल कर लिया, क्योंकि आप बोलोगे कि भाई जब तक प्रिंट को कॉल नहीं होगा, तो दिस इज समथिंग दैट वी विल डिस्कस अगेन इन, जब हम लोग फंक्शंस पढ़ेंगे। तो मैंने फंक्शन डिफाइन भी कर लिया एंड कॉल भी कर लिया, एंड नाउ आई एम ट्राइंग टू एक्सेस दिस नम, कि नम को मैं बाहर फंक्शन के एक्सेस कर सकती हूँ या नहीं। तो आई विल से कंसोल डॉट लॉग एंड नम। जैसे ही मैंने सेव किया, इट इज सेइंग रेफरेंस एरर, नम इज नॉट डिफाइंड, तो इट कैन नॉट सी नम आउटसाइड ऑफ द फंक्शन, है ना। अब ऑब्वियसली yes, अगर फंक्शन के बाहर नहीं दिख रहा है नम, तो लेट और कॉल्स तो बिल्कुल ही नहीं दिखेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक नहीं, नम नाम का वेरिएबल डिफाइन कर लिया है, एंड आई एम ट्राइंग टू एक्सेस num टू। तो जब वैर नहीं दिखा तो लेट की तो बात ही छोड़ देते हैं, उसका तो स्कोप और ज्यादा लिमिटेड था, ब्लॉक लेवल का था। तो num टू इज नॉट एक्सेसिबल ऑल्सो, है ना। तो num टू इज ऑल्सो नॉट एक्सेसिबल आउटसाइड ऑफ द फंक्शन। क्लियर है ये पॉइंट? yes मैम, ठीक है, तो अब एक स्कोप होता है दैट इज कॉल्ड एज ग्लोबल स्कोप। ठीक है, ग्लोबल स्कोप कौन सा होता है? ये जो आपको फाइल दिख रही है, ये इस टाइम बाय डिफॉल्ट कौन से स्कोप में होती है? ग्लोबल स्कोप में होती है। ठीक है, सो दिस राइट नाउ, मतलब जब जब तक आप कर्ली ब्रेसेस नहीं लगा रहे हो ना, तब तक जो स्कोप चल रहा है वो ग्लोबल स्कोप है। तो इसका मतलब है लाइन नंबर 5 जो है वो ग्लोबल स्कोप में है, उसके बाद लाइन नंबर 10 12 13 ये सब भी ग्लोबल स्कोप में है। ठीक है, हमने फंक्शनल स्कोप कितने लाइन में, कितनी लाइंस में बना रखा है? तो 6 7 8 9, ये जो है ये फंक्शनल स्कोप के अंदर है। कौन से फंक्शन के स्कोप के अंदर है? स्कोप मतलब द लाइंस दैट आर द पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्कोप, है ना। स्कोप का मतलब क्या हुआ कि कितना रीजन उसके कंट्रोल में है। तो प्रिंट के कंट्रोल में कितना रीजन है? तो लाइन नंबर 6 से लेके लाइन नंबर 9 तक जो है वो प्रिंट वाले फंक्शन के स्कोप में है, उसके रीजन में है, उसके कंट्रोल में है। क्लियर है ये पॉइंट? यस मैम, राइट, तो जो भी लाइन किसी और या तो ब्लॉक के स्कोप में ना हो, जैसे ये मैंने यहाँ पे एक ब्लॉक बना दिया सपोज, और मैंने यहाँ पे लिख दिया लेट फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू 100। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर जो है वो किसके स्कोप में है? वो किसी ब्लॉक के स्कोप में है ना। तो ये ग्लोबल स्कोप में नहीं है ना, और ये भी ग्लोबल स्कोप में नहीं है। ये जो भी चीजें किसी और कर्ली ब्रेसेस के अंदर आ जाती हैं, वो उस पर्टिकुलर चीज के स्कोप में हो जाती हैं। क्लियर है ये पॉइंट? यस मैम, राइट, सो जो ग्लोबल स्कोप होता है, तो जो भी चीजें आप किसी भी फंक्शन या ब्लॉक के बाहर लिखते हो वो सब कुछ ग्लोबल स्कोप में होता है। जैसे कि ये जो कंसोल डॉट लॉग है, ये इस टाइम ग्लोबल स्कोप में है। तो जो भी चीजें ग्लोबल स्कोप में होती हैं, उनकी उनका जो बेसिकली उनको कहाँ पर एक्सेस किया जा सकता है, तो उनको हर एक स्कोप में एक्सेस किया जा सकता है। व्हाट आई मीन टू से इज कि सपोज मैंने लेट के थ्रू एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम है सपोज काउंट। ठीक है, और काउंट के अंदर मैंने 5 डाल दिया। ठीक है, नाउ आई एम ट्राइंग टू एक्सेस दिस काउंट इनसाइड दिस प्रिंट फंक्शन। तो मैंने यहाँ पे लिखा कंसोल डॉट लॉग, और मैंने यहाँ पे बोला कि काउंट को प्रिंट करा दो। ठीक है, काउंट को प्रिंट करा दो। एंड नाउ इफ आई सी, तो देखो काउंट को इसने प्रिंट करा दिया, दैट इज 5 प्रिंट हो गया। इसको मैं अभी सिंपल प्रिंट करवा देती हूँ, दैट इज 5 प्रिंट हो गया। इसका मतलब है जो भी चीज ग्लोबल स्कोप में होती है वो फंक्शनल स्कोप के अंदर भी एक्सेसिबल होती है, और ब्लॉक स्कोप के अंदर भी एक्सेसिबल होती है। क्लियर है ये पॉइंट? यस मैम, तो अभी तक हमने क्या क्या चीज देखी, कि जो भी चीज ग्लोबल स्कोप के अंदर है वो हर स्कोप के अंदर एक्सेसिबल है। अगर कोई फंक्शनल स्कोप के अंदर है चीज, तो वो आउटसाइड ऑफ द फंक्शन कभी भी एक्सेसिबल नहीं होगी। अगर कोई ब्लॉक स्कोप के अंदर है चीज, तो वो लेट है कॉन्स्ट है, तो वो बाहर एक्सेसिबल नहीं होगी, पर अगर वो वैर है तो वो बाहर एक्सेस हो जाएगी। क्लियर है ये पॉइंट? यस मैम, एनी डाउट, एनीथिंग? मैम then how we will print the things in function which is in functional scope, You like can print if it we call the within the print function. function. So there are multiple ways, but one of the ways that you can print from within the print function, that is आप यहीं से बोल दो कि num2 को प्रिंट करा दो, है ना, तो num2 प्रिंट हो जाएगा। क्लियर है? Yes ma'am, राइट, बट वी विल डिस्कस दिस इन मोर डिटेल जब हम लोग फंक्शंस को कवर करेंगे, है ना। सो अभी के लिए हम लोग yes ma'am, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। दैट इज 3 टाइप के स्कोप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज ग्लोबल स्कोप, दैट इज जब भी किसी भी कर्ली ब्रेसेस के अंदर कोई चीज नहीं आती तो उसे बोलते हैं ग्लोबल स्कोप।
उसके बाद एक होता है आपका फंक्शनल स्कोप। अगर आप किसी फंक्शन के अंदर रैप करते हो तो फंक्शनल स्कोप में चली जाती है चीज। और अगर आप सिंपली ब्लॉक बनाते हो और फंक्शन नहीं बनाते हो, मतलब सिर्फ करली ब्रेसेस है, तो उसे बोलते हैं ब्लॉक स्कोप। और उसके अंदर अगर आप कुछ भी डिफाइन करते हो लेट कॉन्स्ट और वेर से, तो लेट और कॉन्स्ट बस उसी के अंदर अवेलेबल रहते हैं, वेर जो है वो आउटसाइड ऑफ इट भी अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी हैव लर्नड अबाउट द स्कोप। ठीक है, उसके बाद हमने एक और चीज क्या देखी है, दैट लेट और कॉन्स दोनों जो हैं वो ब्लॉक लेवल स्कोप फॉलो करते हैं। बट द डिफरेंस इज कि लेट की वैल्यू आप कभी भी चेंज कर सकते हो, वेयर एज कॉन्स्ट की वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते हो। क्लियर है? यस मैम। ऑलराइट, सो नाउ लेट अस go to our PPT and all right. So now this is our first question, which is first question is create variables to store different information of student. ठीक है, तो अब इससे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, दैट वी शुड स्टडी अबाउट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग ऑब्जेक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। तो कल हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने बहुत सारे वेरिएबल्स बनाए थे, याद है? यस मैम। तो नाउ व्हाट आई वांट इज कि मैं जो कल हम लोगों ने बहुत सारे डेटा को स्टोर कराया था वेरिएबल्स बना बना के, अब मैं चाहती हूँ कि मैं ना उनका स्कोप लिमिटेड कर दूं, या फिर मैं उनको ना एक ऑब्जेक्ट के अंदर बाइंड कर दूं। तो फॉर एग्जांपल कि मेरे पास एक ऐसा मान लेते हैं कि मेरे पास एक स्टूडेंट है। ठीक है, स्टूडेंट का एग्जांपल हम लोगों ने जैसे अभी लिया हुआ है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। क्या है ये क्वेश्चन? हमें लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स बनाना है, स्टोर करना है इंफॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट्स। राइट, क्रिएट अ वेरिएबल टू स्टोर डिफरेंट इंफॉर्मेशन ऑफ अ स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट एक ही है, उसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हमें स्टोर करानी है। तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम लोगों ने बोला कि भाई स्टूडेंट का क्या क्या चीजें होती हैं। तो स्टूडेंट का एक होता है फर्स्ट नेम, है ना? तो स्टूडेंट के पास क्या क्या चीजें होती हैं, एक होता है उसके पास फर्स्ट नेम, तो सपोज द नेम इज लता। अब स्ट्रिंग में हम लोगों ने ले लिया है क्योंकि मल्टीपल कैरेक्टर्स आ रहे हैं, ऑलराइट। उसके बाद स्टूडेंट के पास होता है एक लास्ट नेम। ठीक है, तो लास्ट नेम में हम लोगों ने डाल दिया है सपोज वर्मा, है ना? लता वर्मा, हम्म। राइट। इसके बाद उसका कुछ मोबाइल नंबर होगा ऑब्वियसली। तो आप देख रहे हो हम लोग अपने कन्वेंशन को फॉलो कर रहे हैं, दैट इज कैमल केस में हम ओके। सारे के सारे वेरिएबल्स को डाल रहे हैं, है ना? सो लता वर्मा हम्म। एंड देन मोबाइल नंबर इज सपोज समथिंग लाइक दिस। एंड देन वो किसी ना किसी सपोज कॉलेज की स्टूडेंट है, तो व्हाट इज द नेम ऑफ द कॉलेज? तो कॉलेज का नाम है सपोज आईपी, है ना? एंड आईपी यूनिवर्सिटी का कोई तो कॉलेज होगा। तो यहाँ पर हम इसे ऐसे डाल देते हैं। और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हो सकती है, जैसे कि मार्क्स कितने हैं। तो सब कुछ आप स्ट्रिंग में तो लोगे नहीं, मार्क्स तो आपका एक न्यूमेरिक वैल्यू है, तो सिंपली 456 लिख देते हैं। और लेट इज पास्ड, ठीक है, मतलब पास हुई कि नहीं हुई, तो हम लोग लिख देते हैं फॉल्स, दैट इज शी हैज ट्रू कर देते हैं। तो ट्रू दैट इज शी हैज पास द एग्जाम। एंड और क्या चीज स्टोर करानी है, दैट्स इट। तो अब हम लोगों ने देखा कि ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है किसके स्पेसिफिक है, किस एक मतलब पर्टिकुलर किसकी, स्टूडेंट के। पर्टिकुलर स्टूडेंट की, दैट इज लता वर्मा की। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन है, राइट। अब मुझे सपोज अब किसी भी कॉलेज के अंदर या स्कूल के अंदर एक स्टूडेंट तो होता नहीं है। तो अब मुझे दिस वाज रोल नंबर 1 लता वर्मा। अब मुझे सपोज श्रुति की इंफॉर्मेशन स्टोर करानी है, तो मैंने क्या किया कि अपने वेरिएबल्स लिए, और यहाँ पे सिर्फ क्योंकि अब सेम वेरिएबल तो मैं डिक्लेयर कर नहीं सकती हूँ, तो मैंने यहाँ पे बस अपना जो वेरिएबल था उसका नाम थोड़ा थोड़ा चेंज कर दिया, दैट इज फर्स्ट नेम 2, देन लास्ट नेम 2, मोबाइल नंबर 2, कॉलेज 2, मार्क्स 2, है ना? मतलब रोल नंबर 2 है तो इसलिए मैंने हर जगह 222 लगा दिया। क्लियर है ये पॉइंट? अब थोड़ी सी यस इंफॉर्मेशन मैम। चेंज है, दैट इज लता की जगह विल से दैट इट इज श्रुति's इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो श्रुति एंड देन सपोज सिंह एंड सम अदर फोन नंबर इज देयर, एंड देन सेम यूनिवर्सिटी है, सपोज थोड़े मार्क्स चेंज कर देते हैं, एंड ऑफ कोर्स शी हैज आल्सो पास द एग्जाम। लेकिन इजंट इट कि इस टाइप से हम अगर इंफॉर्मेशन स्टोर कराएं तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन दिस काइंड ऑफ डेटा। यस, इट विल बी वेरी हेक्टिक। वेरी वेरी मच इनफैक्ट, अगर आप सोचो कि कल को मुझे ये किसी वेबसाइट पे दिखाना पड़े,
तो मैं एक जगह लिख रही होंगी फर्स्ट नेम लास्ट नेम मोबाइल नंबर, एक जगह लिख रही होंगी फर्स्ट नेम टू लास्ट नेम टू, तो कहीं ना कहीं एरर होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है, राइट? यस मैम। कि जितने ज्यादा वेरिएबल्स बना रहे हो उतने ज्यादा एरर्स भी करोगे, है ना? तो ये ना मैनेजेबल अप्रोच नहीं है ना? दिस काइंड ऑफ अप्रोच इज नॉट मैनेजेबल एंड विल नॉट बी यूज्ड एवर अगेन। ठीक है, हम ऐसे टाइप की अप्रोच कभी यूज नहीं करेंगे। तो इंस्टेड हम क्या करेंगे, इन सारे के सारे वेरिएबल्स को एक ऑब्जेक्ट में बाइंड कर देंगे। तो ऑब्जेक्ट बनाने का क्या तरीका है, यहाँ से आपको अब लेट लगाने की जरूरत नहीं है ना? एंड यू हम्म। सिंपली हैव टू जस्ट wrap this whole data inside these curly braces। तो मैंने इन दोनों कर्ली ब्रेसेस के अंदर अपना पूरा डेटा जो है वो रैप कर दिया है। तो दिस इज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है? ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या हुआ, फिर कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स, राइट? यस मैम। ऑब्जेक्ट की अगर मैं डेफिनेशन बोलूं तो इट इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा, है, डिफरेंट डेटा टाइप्स। एंड अब आप सिंपली इस ऑब्जेक्ट को कुछ नाम दे दो। तो मैंने इस ऑब्जेक्ट का नाम क्या दे दिया, तो मैंने इस ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया स्टूडेंट वन। तो स्टूडेंट वन मीन्स व्हाट, स्टूडेंट वन मीन्स दैट इट इज द फर्स्ट रोल नंबर, है ना? इस तरीके से मैंने अज्यूम करके अपने ऑब्जेक्ट के जो वो थे, ऑब्जेक्ट को बेसिकली एक नाम दे दिया, दैट इज स्टूडेंट वन। ठीक है, द ओनली चेंज दैट यू हैव टू डू नाउ इज दैट इंस्टेड ऑफ दीज सेमी कॉलम्स यू विल हैव टू पुट अ कॉमा। क्लियर है? दिस इज हाउ जावा स्क्रिप्ट विल अंडरस्टैंड कि ये आपने क्या बनाया है, एक ऑब्जेक्ट बनाया है। तो सेमी कॉलन की जगह अब आप क्या लगा रहे हो, कॉमा से सेपरेट कर रहे हो, है ना? एंड यहाँ पर इक्वल टू की जगह कोलन। कोलन। ठीक है, दिस इज हाउ योर ऑब्जेक्ट्स आर मेड। सिंपल। तो हमारा यस। ऑब्जेक्ट तैयार हो गया है। अब ये सेम चीज तो मतलब है तो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, बस लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, बट मैनेजेबल देखो कितना हो जाएगा। अभी हम लोग अब सेकेंड स्टूडेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। सो स्टूडेंट, इस बार मैं अपने ऑब्जेक्ट का नाम क्या रख दूंगी, स्टूडेंट टू। और टू। इसके अंदर भी सिमिलर तरीके से इस पूरे डेटा को उठाते हैं एंड यहाँ पर डाल देते हैं। तो अब मेरे को ना नाम भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। स्टूडेंट टू का भी नाम, फर्स्ट नेम लास्ट नेम सब कुछ सेम रहेगा, क्योंकि दोनों का स्कोप अलग है ना। स्कोप कैसे पता हम्म। चलता है, इससे कर्ली ब्रेसेस से तो दोनों के कर्ली कर्ली ब्रेसेस। अलग हो गए। जब कर्ली ब्रेसेस अलग हो गए तो कोई कॉन्फ्लिक्ट आएगा ही नहीं, इजंट इट? यस मैम। क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट तो तब आता है ना जब सेम स्कोप के अंदर होते हैं, तो अब कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा। सो कॉन्फ्लिक्ट इन द सेंस व्हाट, कि अगर मैंने सेम नाम डिफाइन कर दिया, देयर वुड देयर वोंट बी एरर। राइट? ठीक है, तो यहाँ पे हमने डाल दिया कॉमा एंड इस इक्वल टू की जगह हम लोग क्या डाल देते हैं, सेमी कॉलन, सॉरी कोलन। एंड दिस इज इट। तो हम लोगों ने यहाँ पे स्टूडेंट वन और स्टूडेंट टू यहाँ पर बना लिया है। अब इस ऑब्जेक्ट के जो डेटा होता है उसको एक्सेस करने का थोड़ा सा स्पेशल तरीका होता है, दैट इज आप किस तरीके से एक्सेस करते हो। तो यहाँ पर हम लोग एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। तो हम बोल रहे हैं कि भाई कंसोल डॉट लॉग करा दो स्टूडेंट वन। ठीक है, स्टूडेंट वन, उसके बाद आपको जो भी प्रॉपर्टी ऑफ स्टूडेंट प्रिंट करानी है, फॉर एग्जाम्पल मुझे प्रिंट करानी है स्टूडेंट वन की कौन सी प्रॉपर्टी, फर्स्ट नेम। तो आप यहाँ पे लगाओ डबल कोट और यहाँ पे बोल दो फर्स्ट नेम प्रिंट कराना है। क्लियर है? इस तरीके से आप यस किसी मैम। की भी प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हो। तो हम बोल रहे हैं स्टूडेंट वन का फर्स्ट नेम प्रिंट करा दो। इसी तरीके से थोड़ी देर बाद हम क्या बोलेंगे, दैट कंसोल डॉट लॉग करा दो व्हाट, स्टूडेंट वन का सपोज जो भी प्रॉपर्टी आपको स्टोर करानी है, प्रिंट करानी है। तो इस बार कॉलेज। मैंने बोला मार्क्स, है ना? कॉलेज भी करा लो, है ना? तो स्टूडेंट वन की चीजें प्रिंट हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम बोल देते हैं कि ये किसकी चीजें प्रिंट हो रही है। अब हम लोगों ने एक्सप्लिसिटली लिख दिया कि हम स्टूडेंट वन की चीजों को प्रिंट करा रहे हैं। एंड सिमिलरली वी कैन ऑल्सो प्रिंट द सेम थिंग्स फॉर स्टूडेंट टू ऑल्सो। तो अब इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है कि यहाँ पे मुझे बस ये चीज चेंज करनी है, क्योंकि अंदर वाला जो प्रॉपर्टी है वो तो सेम ही रहेगा, इजंट इट? दिस इज डन, है ना? अंदर वाला जो प्रॉपर्टीज है वो यस मैम। सेम, राइट? सो दिस इज हाउ सिंपल इट विल बिकम। एंड देन यहाँ पर देखो, लता 456, स्टूडेंट वन की इंफॉर्मेशन प्रिंट हो गई एंड स्टूडेंट टू की इंफॉर्मेशन भी प्रिंट हो गई, दैट इज श्रुति एंड 490। क्लियर है? इंटरेस्टिंग, राइट? यस मैम।
तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या सीखा, दैट इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग एवरीथिंग इन अ डिफरेंट वेरिएबल, वी आर डूइंग द सेम थिंग स्टिल, बट इस बार हमने क्या कर दिया, उसे ऑब्जेक्ट के अंदर रैप कर ऑब्जेक्ट में दिया है। रैप हो गया। राइट, और ऑब्जेक्ट के अंदर रैप करने से हमारा फायदा क्या हुआ है, कि हमारे लिए जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो बहुत ज्यादा मेंटेनेबल हो गई है। क्योंकि आप सोचो, पहले आप क्या कर रहे होते, यहाँ पे आप लोग आप लिख रहे होते फर्स्ट नेम 1, फिर यहाँ पे आप लिखते मार्क्स 1, यहाँ पे आप लिखते फर्स्ट नेम 2 मार्क्स 2, जो हम लोगों ने पहली अप्रोच लगाई थी। लेकिन बिकॉज ऑफ रैपिंग द होल डेटा इनसाइड एन ऑब्जेक्ट, नाउ इट हैज बिकम वेरी सिंपल फॉर अस। सो दिस इज व्हाई ऑब्जेक्ट्स आर यूज्ड। क्लियर है ये पॉइंट? यस मैम। All right. So, 1 second.